तो हेलो, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूं और आज आपकी लाइव क्लास शुरू कर रहा हूं मैं केमिस्ट्री का। हम यहां पर 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। तो देखिए, द्रव्य की अवस्थाओं में वैसे तो 4 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारे लेवल में यहां पर 3 अवस्थाएं ही हमको पढ़नी है। ठीक है, द्रव, ठोस और गैस। बाकी चौथी जो अवस्था है प्लाज्मा की, वो हम यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, रोड ओ कॉनर ने एक बहुत अच्छी यहां पर लाइन दी है। गिरते हैं मखमली हिमकण, गिरते हैं मखमली हिमकण, धरती मां की गोद में, रह नहीं पाते वहां अधिक देर, सूर्य आकर उन्हें वाष्प और पहाड़ी ढलानों पर बहते झरनों को लौटा देता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसका क्या अर्थ है आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिचय पे। दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाओं में ही होते हैं, द्रव, ठोस और गैस। तो इनमें जो गैस होते हैं उनके अणुओं के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है और वो सबसे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। उससे ज्यादा आकर्षण बल द्रव के अणुओं में होता है, वो थोड़े पास में रहते हैं इसलिए वो द्रवित अवस्था में रहते हैं, और ज्यादा पास आ जाते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी और कम हो जाती है, आकर्षण बल और बढ़ जाता है। तो दुनिया में किसी भी पदार्थ को द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में बदला जा सकता है। ठीक है, जो आप समझेंगे कि लोहे को भी हम वाष्प में बदल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अत्यधिक तापमान तक गर्म करना पड़ेगा, जो कि धरती पे उतनी तापमान लानी मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन द्रवित अवस्था में तो होते ही है मेटल, आप देखे होंगे, ठोस को गला करके मेटल बना करके हम इससे ज्वेलरी वगैरह या जो भी चीजें बनाते हैं। तो कोई भी चीज है उसको हम लोग द्रव, ठोस और गैस में बदल सकते हैं। आपको एक चीज बता दें, मान लो कि परमाणु बम फूटता है कहीं पर, और अगर आप उसके 3 किलोमीटर के अंदर हैं तो उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी कि 2-3 सेकंड में सिर से मेल्ट हो जाएंगे और अगले 2-4-5 सेकंड में भाप बन के उड़ जाएंगे। मतलब हम भाप बन के उड़ जाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी। तो ये चीजें हैं जो द्रव, ठोस और गैस अवस्था में पदार्थों के रहने कारण से होती है। परिचय। इससे पूर्व के अध्यायों में हमने द्रव्य के एक कण से संबंधित गुण जैसे परमाणुविक आमाप, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व, आणविक आकार, ध्रुवता आदि का अध्ययन किया है। ठीक है, तो पिछले 2-3 अध्याय जो हमने पढ़ा, जिसे परमाणु संरचना पढ़ा, रासायनिक आबंधन पढ़ा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उनके सारे वीडियोस आप पढ़ लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक तंत्रों के अधिकांश प्रेक्षित गुणधर्म। देखिए, प्रेक्षित गुणधर्म का मतलब होता है जिसे नापा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, वो प्रेक्षित गुणधर्म होता है। जिससे हम परिचित हैं, द्रव्य के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं। स्थूल गुण का भी वही मतलब है जो बाहर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। स्थूल का मतलब वो चीजें हैं जिनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, या तो उसको देख सकते हैं, या छू सकते हैं, या सूंघ सकते हैं, या सुन सकते हैं, कोई भी काम है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को महसूस कर सकते हैं तो वो स्थूल पदार्थ होता है। अर्थात वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अणु, परमाणु, आयन मिलकर के किसी द्रव्य का निर्माण करते हैं, द्रव, ठोस या गैस का निर्माण करते हैं। उदाहरण, द्रव का सिर्फ एक अणु ही नहीं अपितु उनका समूह उबलता है। क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो उसमें एक ही अणु तो नहीं उबलता है। उबलने का मतलब क्या है, देखिए कि अंदर का भाप जो है बाहर आता है, तो जो द्रव है ऐसे रोल करता है, वही आपको उबलते हुए दिखता है। ठीक है, अंदर से जो भाप बन रहा है वो बाहर निकलता है। तो ये बहुत सारे अणु है ना वहां पर, मान लो पानी को आप उबालते हो, एक अणु तो नहीं है। गीला करने का गुण जल के अणुओं के समूह का होता है। गीला करने वाला जो गुण है उसे हम आसंजन बल कहते हैं। असमान अणुओं के बीच में आकर्षण आसंजन बल कहलाता है, और समान अणुओं के बीच में आकर्षण संसंजन बल कहलाता है।
जैसे कि एक बॉटल में या एक गिलास में पानी रखा है, तो पानी के अणुओं के बीच में जो आपस में जो आकर्षण बल है वो संसंजन बल है, जिसको हम कोहेशन कहते हैं। और पानी के अणु गिलास की दीवार से भी चिपका हुआ है, तो उन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो आसंजन बल है, एधेशन। तो समान अणुओं के बीच में संसंजन बल और असमान अणुओं के बीच में आसंजन बल। ठीक है, एक अणु का नहीं है गुण। जल बर्फ के रूप में जो एक ठोस है, द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था भाप के रूप में गैसीय अवस्था में अस्तित्व में रहता है। तो जो जल है तीनों अवस्था में रहता है, तो आपको पता है द्रव, गैस, ठोस। ठीक है, भाप के रूप में है तो वाष्प है वो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बर्फ, जल तथा वाष्प में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि जब आप अवस्था बदलते हो किसी भी पदार्थ का, तो उसके भौतिक गुण तो बहुत बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक गुण उनकी भौतिक अवस्था पे थोड़ा बहुत निर्भर करता है। जैसे मान लो गैस है तो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा। द्रव है तो थोड़ा कम धीमे से रिएक्ट करेगा, है ना। ठोस है तो और कम क्रिया करेगा। तो ये अलग बात है कि रासायनिक गुण कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं होता, लेकिन भौतिक गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में जल का रासायनिक संगठन H2O ही रहता है, ये उसके रासायनिक गुण है। जल की तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा तथा उनके समूह में एकत्रित होने के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि द्रव, ठोस, गैस में जो अणु है, किसी में पास है किसी में दूर है, जैसा अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। ये अलग बात है कि जल के लिए ये सिद्धांत थोड़ा बदल जाता है। जल में जो ठोस होता है थोड़ा बढ़ जाता है, पता है आपको, उसमें ऐसी जालक निर्माण होती है, मैं आगे बताऊंगा क्यों, उसका आकार बढ़ जाता है। बर्फ का आकार जल की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जिस पाइप में बर्फ जम जाता है अंदर में, वो पाइप फट जाता है। यह अन्य पदार्थों के लिए भी सत्य है। तो द्रव, ठोस, गैस में वही है कि अणु कहां दूर है। तो आप ये एक सार्वत्रिक सिद्धांत समझ लीजिए कि जो गैस के अणु हैं वो ज्यादा दूर हैं, द्रव के अणु थोड़े पास है और ठोस के अणु बहुत पास है। आप ये सार्वत्रिक सिद्धांत को आप समझ लीजिए, यूनिवर्सल थ्योरी को आप समझ लीजिए। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उनकी भौतिक अवस्था परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, रासायनिक गुण में बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं की दर भौतिक अवस्था पर जरूर निर्भर करती है, यह भी मैंने आपको बताया। जैसे गैस है तो वो ज्यादा तेजी से क्रिया करेगा, जबकि द्रव उससे कम और ठोस उससे भी कम तेजी से। ठीक है, कभी कभी प्रयोगों के आंकड़ों की गणना करते समय द्रव्य की अवस्था के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपको यह बताना पड़ेगा कि वो गैसीय अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि द्रव की अवस्था में है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया तो फिर आप रिएक्शन की दर ठीक ढंग से नहीं निकाल पाएंगे। अतः पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को जानना एक रसायनज्ञ के लिए भी आवश्यक होता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप क्या लिखते हो कि सामान्य तापक्रम और दाब पर इसकी अवस्था ऐसी है, या आप कहते हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक एब्सोल्यूट। स्टैंडर्ड में अपन 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जबकि सामान्य तापक्रम में हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, एचटीपी और एनटीपी। इस एकक में हम द्रव्य की इन 3 भौतिक अवस्थाओं, द्रव, गैस, विशेषतः द्रव तथा गैसीय अवस्था के बारे में अधिक सीखेंगे। इस चैप्टर में हम ठोस अवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था के बारे में आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ोगे। उसके रसायन में एक चैप्टर है ठोस, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, उसमें आप पढ़ोगे 1 साल बाद। हालांकि मैं तो इसी साल पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे। हम द्रव्य की इन 3 भौतिक अवस्थाओं, विशेषतः द्रव, अच्छा ये तो लिख लिया, ठीक है, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है। ये जो गैस, ठोस और द्रव है, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो भी होगा वो होगा अंतरा आणविक बल। तो ज्यादातर तो आकर्षण ही रहता है। ठीक है, आणविक अन्योन्य क्रिया,
अब अणु में आपस में कैसी क्रिया है, ठीक है, वो ज़्यादा दूर दूर रहना चाहते हैं या पास पास रहना चाहते हैं, उसमें ऊर्जा कितनी है, और कणों की गति। तो कणों की गति द्रव मतलब ठोस में सबसे कम है, द्रव में थोड़ी ज़्यादा है और गैस में सबसे ज़्यादा है, पर उसमें ऊर्जा के प्रभाव। तो किसी भी चीज़ को आप ऊष्मा देते हो तो उनके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसके कारण से उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे गैस, द्रव या ठोस को गर्म करोगे तो उसकी अणुओं की गति बढ़ती है। अब देखिए कैसे बढ़ती है। जब आप ठोस को गर्म करोगे तो उसके अणु अभी गतिशील नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं कि गति कर सके। लेकिन जैसे जैसे आप ठोस को गर्म करते हो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा आते जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि वो एक दूसरे को छोड़ के थोड़ा गति करने लगते हैं, तो वो द्रव में बदल गया। और गर्म करोगे और ज्यादा उसको ऊर्जा दोगे तो वे अणु एक दूसरे के आकर्षण बल को पूरी तरह से छोड़ करके गैस अवस्था में बदल जाते हैं, जिसमें एक दूसरे पे कोई आकर्षण बल नहीं रह जाता और मुक्त रूप से गमन करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें ऊष्मा पर और उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप ऊष्मा बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उनकी गतियां बढ़ जाएंगी, अणुओं की गतियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इनके बीच संतुलन ही पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है। अगर ये उसमें ऊर्जा जितना दिया है, जितना वो ग्रहण किए हैं, और गतिज ऊर्जा बढ़ी घटी, इसमें हमको एक रिलेशन स्थापित करना ही पड़ेगा कि वो कितनी गति वहां पर बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा है। अब है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक, अंतरा का मतलब होता है अंदर। तो एक अणु के अंदर क्या बल है, तो अणु के अंदर क्या है, परमाणु या आयन, उनके अंदर बल रहेगा। फिर अंतर अणुक बल, मतलब एक से ज्यादा अणुओं के बीच बल। जैसे कि आप H2O देखिए, H2O में अंतरा आणविक बल का मतलब है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बल है, क्योंकि एक अणु के अंदर बल देख रहे हैं। लेकिन वही अगर हम अंतर आणविक कह देते तो फिर दो H2O के अणुओं के बीच में क्या बल रहेगा, वो अंतर आणविक रहता। ये अंतरा आणविक है, दोनों को आप समझ लीजिए। अंतरा मतलब अंदर और अंतर मतलब बाहर, एक अणु के अंदर एक अणु के बाहर। अन्योन्य क्रियाकारी कणों, परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। तो आपस में वो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, कुछ दूर रहना चाहते हैं, कुछ पास रहना चाहते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगता है। तो एक निश्चित बैलेंस वाले लेंथ में आकर के रुक जाते हैं, उतनी दूरी में आके रुक जाते हैं वो अणु जब बनते हैं, दो परमाणु, मतलब ये दो परमाणु आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण भी है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया कि कैसे नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन और एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों रहता है। तो वो परमाणु ऐसे एक निश्चित दूरी पर आके रुक जाते हैं, यहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बराबर हो जाता है, बस ये अणु का निर्माण हो गया, ऐसा है, ठीक है। इस पद का तात्पर्य दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य वैद्युत बल से या उस बल से जो अणु में परमाणुओं को थामे रखता है नहीं है। यहां पर अब एक और बात समझ लीजिए कि हम जब इसमें अणुओं और परमाणुओं दोनों को शामिल कर लेते हैं तो फिर हम अणु के अंदर के चीजों को, परमाणुओं को इसमें मेनली नहीं गिनते हैं, फिर हम अंतर आणविक बलों पे गिनने लगते हैं। उसी चीज को आखिरी लाइन में यहां पर लिखा है इसमें, इस पैराग्राफ में, कि हम अभी आयन और परमाणुओं के बीच की बल की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा तो हम परमाणु संरचना में और आयनिक बंध में कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब हम जो चर्चा करेंगे वो अणुओं के बीच की बल में चर्चा करेंगे। अणु कैसे बने हैं, उनके अंदर परमाणु कैसे रहे हैं, वो तो हम पहले चैप्टर में पढ़ लिए। अब अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हम बात करेंगे। अंतरा आणविक आकर्षण बलों को जोहानन वंडर वॉल 1837-1923 इनका जीवन काल है, के सम्मान में वंडर वॉल्स बल कहते हैं। अब देखिए, अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम वंडर वॉल फोर्स कहते हैं। तो ये बाकी फोर्स की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है। जैसे आपने आयनिक बंध देखा, सहसंयोजिक बंध देखा, वो अणु के अंदर रहते हैं परमाणुओं में, उनकी तुलना में यहां पर ये बल थोड़ी सी कमजोर रहती है, ये वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। वंडर वॉल्स ने आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को उन बलों के द्वारा समझाया जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में आगे करेंगे। देखिए, जब हम गैस के बारे में
बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब पढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ज्यादातर गैसें बॉयल नियम और चार्ल्स नियम को फॉलो तो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। मतलब बिल्कुल उस नियम के अनुसार ही उसमें दाब, ताप और ये सब विकसित होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, एग्जैक्टली नहीं होता, एकदम पूरी तरह से नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदर्श गैस में हम ये चीज मानते हैं कि अणुओं के बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं है, हम ये मान लेते हैं और उसके आधार पे हम नियम बनाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। किसी भी पदार्थ के जो अणु गैसीय अवस्था में है, वो किसी चेंबर में है, तो वहां पर उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल थोड़ा बहुत जरूर विकसित हो जाएगा और इसके कारण से वो आदर्श गैस की तुलना में उनका व्यवहार बॉयल नियम, चार्ल्स नियम इत्यादि के लिए वो थोड़ा अलग हो जाता है। अगर ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं रहेगा तो बिल्कुल एक आदर्श जैसे व्यवहार करेगा और जो नियम हमने निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग एकदम से वो चलेगा। ठीक है। वान डर वाल्स बलों के परिमाण में विविधता होती है। अब वान डर वाल्स फोर्स कम होगा ज्यादा होगा, इसमें काफी अंतर होते हैं अलग अलग अणुओं के बीच में, अलग अलग पदार्थों के। इसके अंतर्गत लंदन बल, द्विध्रुव बल तथा द्विध्रुव अनुन्य क्रिया हाइड्रोजन बंध है। अब इनमें से आप ये हाइड्रोजन बंध को तो पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, लेकिन ये लंदन बल है, ये द्विध्रुव बल भी आप समझते हो कि मतलब एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, तो वही जो बल लगाता है तो वो द्विध्रुव बल है। लंदन बल में भी आपको आगे बताने वाला हूं। केवल कुछ ही अणु में हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, कुछ ही अणु, जैसे जिसमें हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रहता है। हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का 2.1 है विद्युत ऋणता, तो इससे ऊपर फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5 और नाइट्रोजन 3, इससे ऊपर 3 ही है। तो ये तीनों जब जुड़ के कोई पदार्थ बनाए हैं तो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन बंध दिखेगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है। अतः इसे पृथक संवर्ग में रखा गया है। अब हाइड्रोजन बंध का जो बल है वो कुछ अणुओं में ही है, इसलिए हम उसको अलग पढ़ेंगे और पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस अनोन्य क्रिया के बारे में हम पूर्व में एकक 4 में सीख चुके हैं, उसी चीज को लिख दिया। देखिए कि हम पिछले चैप्टर में इस चीज को सीख चुके हैं। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि एक आयन तथा एक द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल, जिन्हें आयन द्विध्रुव बल कहा जाता है, वान डर वाल्स बल नहीं है। ठीक है। तो आयन में धन और ऋण आवेश होता है, तो वो आयन अगर किसी दूसरे चार्ज के प्रति आकर्षित हो रहा है, किसी दूसरे आवेश के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो उसे हम वान डर वाल्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वान डर वाल्स से कई गुना ज्यादा मजबूत बंध होता है और वान डर वाल्स थोड़ा कमजोर बल होता है। हम विभिन्न प्रकार के वान डर वाल्स फोर्स का, बलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहला है प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। अब प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है? फैल जाना, बिखर जाना, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। परमाणु तथा अध्रुवीय अणु वैद्युत सम्मित होते हैं। ठीक है। जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो वैद्युत सम्मित का मतलब है उसके चार्जेस बैलेंस्ड है। अगर वो ध्रुवीय होता तो उसके चार्ज इम्बैलेंस होते, तब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव आता। ठीक है। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज दो सिरे पर विकसित ही नहीं हो रहे हैं। ये तो अध्रुवीय है ना, तो अब अध्रुवीय है तो ध्रुवीय आघूर्ण कहां से आएगा? ध्रुवीय रहता तो उसका आघूर्ण पैदा होता, उसमें कोई मात्रक पैदा होती। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है मात्रा, उसकी संख्या। कम आघूर्ण है तो कम मात्रा है, ज्यादा आघूर्ण है तो ज्यादा मात्रा है, कोई भी चीज। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अब सम्मित रूप से वितरित रहता है, मतलब धन आयन ऋण आयन पूरी तरह से ऐसे वितरित रहता है। परंतु उदासीन परमाणुओं या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना ऐसे दोलन करते रहता है। तो कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का बादल जिस तरफ झुकेगा उधर ऋण और जिस तरफ नहीं रहेगा उस तरफ धन आवेश बनेगा। तो ऐसे झुकेगा तो इधर ऋण इधर धन, ऐसे झुकेगा तो उल्टा हो जाएगा।
तो कुछ समय के लिए इसको विकसित किया जा सकता है, यही हम अभी समझेंगे प्रकीर्णन बल में। माना कि दो परमाणु A तथा B एक दूसरे के समीप हैं। देखिए, ये देखिए पहले, ठीक है, परमाणु A और परमाणु B। देखिए, परमाणु A में ये अंदर में एक धनावेश है, एक किनारे में ऋणावेश है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, वैसे इसमें भी है। अब देखिए कि यहां पर तो समान वितरण है चारों तरफ, धन के चारों तरफ ऋणावेश समान वितरण है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दोलन करेंगे, देखिए तो दोलन कर रहे हैं, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए, तो थोड़ा सा इसमें ऋण और इसमें थोड़ा धनावेश बन रहा है। देखिए, तो एक तरफ धन और एक तरफ ऋणावेश बन जाएगा जब सारे अणुओं के इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे। जैसे आप लाइन से खड़े हो, आप एक तरफ झुकोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर आए तो उधर ऋणावेश और विपरीत सिरा में धनावेश, फिर इधर झुकेगा तो इधर ऋणावेश और इधर धनावेश, बस इस तरह से हो रहा है। देखिए, पहले ये जो बादल है इस तरफ झुका तो इधर ऋणावेश आ गया, अब बादल इस तरफ झुकेंगे तो इस तरफ ऋणावेश आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टेबल नहीं होता, वो थोड़ा बहुत ऐसे झुकते रहता है इधर उधर इधर उधर। और ये सब अणु है, देखिए इसमें एक से ज्यादा परमाणु है, हम अकेले परमाणु की भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने चित्र 0.51 में देखा इस चीज को। ऐसा हो सकता है कि कोई एक परमाणु मानो A ताक्षणिक रूप से असम्मित हो जाए, अर्थात आवेश अभ्र एक और अधिक हो जाए। और आवेश में कौन है? उसमें है आपके इलेक्ट्रॉन, जो आपके चित्र का ख में देखा है हमने। तो इसका परिणाम यह होता है कि A परमाणु में कुछ समय के लिए ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय के लिए उसमें दो चार्जेस ऐसे उत्पन्न हो गए, एक तरफ धन एक तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो गए, ठीक है, ठीक है। यह अल्पकालिक ताक्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु B जो इसके निकट है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को भी विरूपित कर देता है, क्योंकि ये अगर इस साइड झुक रहा है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके उसे भी उधर झुका देगा, उधर भेज देगा। तो परमाणु एक दूसरे के साथ अनोन्य क्रिया कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो झुका दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप परमाणु B में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो एक ने उधर झुका और दूसरे को भी झुका दिया, तो दोनों में द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। तो पूरे अणुओं में, पूरे पदार्थ में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा एक साथ। परमाणु A तथा B के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब उसमें जो धन और ऋण आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार का प्रेरित द्विध्रुव अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को पहली बार जर्मन भौतिक विज्ञानी फ्रिट्ज लंडन ने प्रस्तावित किया। इसी कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच के आकर्षण को लंदन बल कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो ऋण आवेश है इसके धन आवेश से आकर्षित हुआ, ठीक है, और इसका ऋण आवेश अगले वाले के धन आवेश से आकर्षित हुआ, उसी को लंदन बल कहते हैं। लेकिन वो वापस झुकेगा तो ये बल इस दिशा में आ जाएगा। ये स्थायी बल नहीं है कि एक ही दिशा में बल आते रहेगा। इस बल का एक अन्य नाम प्रकीर्णन बल है। इस प्रकार के बल हमेशा आकर्षण बल होते हैं तथा दो अनोन्य क्रियाकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, अब कणों के मध्य की दूरी को हम r से निकालते हैं, तो 1/r के घात 6 ये बता रहा है दो कणों के बीच की दूरी है r, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये दूरी आप जितना कम रखोगे ये आकर्षण बल उतनी ज्यादा रहेगी। इसलिए ये बल केवल लघु दूरी, बहुत थोड़ी दूरी रहे, 500 पिकोमीटर के बराबर या उससे कम, तभी ये काम करेंगे। क्योंकि ये बल बहुत थोड़े समय के लिए एक तो विकसित हो रहे हैं, दूसरा ये कि ये जो है कमजोर बल है, इसके कारण से परमाणुओं को पास में रहना पड़ेगा। जिस तरह से हमने परमाणु देखा वैसे अणुओं में भी आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। इनका परिमाण कणों की ध्रुवता पर निर्भर करता है। अब उसमें धन आवेश ऋण आवेश अगर विकसित है तो ये ज्यादा बल उत्पन्न करेगा। सभी कणों में प्रकीर्णन बल उपस्थित होते हैं।
क्योंकि वो एक दूसरे को प्रेरित कर देते हैं ना, ठीक है, वो एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो इसलिए ये बल जो है कम दूरी में ही कार्य करते हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव बल। अब देखिए, अगर अणुओं में द्विध्रुव उत्पन्न हो गया है, जैसे मान लो कि H2O आप लेते हो, तो H2O में हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन मतलब थोड़े थोड़े चार्जेस डेवलप हो गए, तो उसमें द्विध्रुव है। जैसे HF में द्विध्रुव है, अब उनके बीच में कोई आकर्षण बल बन रहा है। हम हाइड्रोजन बंध की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम द्विध्रुव की बात कर रहे हैं कि एक अणु में जो दो परमाणु हैं, मान लो ऐसा, तो दूसरे अणु के परमाणु के साथ ये आकर्षित होंगे, इसे हम द्विध्रुव द्विध्रुव कह रहे हैं, मतलब दो अलग अलग चार्जेस वाले। स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। तो अणु जिनके परमाणु में या आयन में धन आवेश ऋण आवेश स्पष्ट रूप से विकसित है, तो फिर वो अणु एक दूसरे के धन और ऋण आवेश को आकर्षित करने लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक अणु में धन आवेश ऋण आवेश भी है, दूसरे अणु में धन आवेश ऋण आवेश है, वो आपस में जुड़े हुए हैं इसके परमाणु, तो ये आपस में थोड़े से एक दूसरे को आकर्षित करते, थोड़े नहीं काफी मजबूती से आकर्षित करते, उसी को जालक ऊर्जा के रूप में निकल जाती है वहां पर, जालक। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं, इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। हमने हाइड्रोजन बंध बनते समय भी इस चीज की जिक्र की थी कि द्विध्रुव बन गया, जैसे H2 अणु में द्विध्रुव बन गया, तो H2O में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनमें थोड़ा थोड़ा आवेश उत्पन्न हुआ था, ये हमने देखा था। यही थोड़े से आवेश को हम डेल्टा साइन से दिखाते हैं। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब से कम होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि मैक्सिमम आवेश है, तो कहीं पर भी ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा था, आंशिक आवेश, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम ही रहेगा उसके अंदर। ठीक है, कूलाम्ब। द्विध्रुव अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है। भाई एक अणु है जिसके अंदर धन और ऋण आवेश है, दूसरे अणु के अंदर धन और ऋण आवेश है, तो फिर एक का ऋण दूसरे के धन से आकर्षित क्यों नहीं होगा, और दूसरे का ऋण दूसरे के धन आवेश से आकर्षित तो होना ही है, क्योंकि विपरीत चार्ज में आकर्षण निश्चित है। ठीक है, अब चित्र 5.2 हाइड्रोजन क्लोराइड के द्विध्रुव इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण को और दो HCl अणु के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये देखिए यहां पर पहले आप ये देखिए कि HCl में H और Cl के मध्य धन और ऋण आवेश थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ। क्यों विकसित हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में भले ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये साझा के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऋण और इसमें थोड़ा धन आवेश है, तो इसमें आंशिक द्विध्रुवता उत्पन्न हो गई। दो ध्रुव वहां पर दो सिरे उत्पन्न हो गए जिसमें धन और ऋण आवेश है। अब ऐसे दो अणु पास में आएंगे तो इसका एक ऋण आवेश इसके धन आवेश से आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा है। यह अन्योन्य क्रिया आयन आयन की तुलना में दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो चार्ज लगे हुए थे ना, ऋण और धन आवेश डेल्टा, वो एकदम थोड़े होते हैं, जबकि आयनिक बंध जैसे सोडियम क्लोराइड में आप देखोगे तो सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन जो होता है उनके चार्जेस बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो आपस में ज्यादा मजबूती से जोड़ते हैं। यहां पर ये चार्ज कम होता है, इसलिए इनके बीच में कम मजबूती होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इनमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं, अच्छा विकसित आवेश इसमें नहीं होता है। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घटते जाते हैं। अब आप दोनों अणुओं को दूर दूर ले जाएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कम होने लगता है। यहां भी उपरोक्त स्थिति की ही तरह अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवित अणुओं के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये दो अणु जिसमें धन ऋण है,
वो जितने पास में आएंगे उनके बीच में उतनी मजबूत बंध बनेगी और उतनी ऊर्जा निकल जाएगी। सोचिए, तो दूरी कम तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और दूरी ज्यादा तो ऊर्जा कम निकलेगी, ऐसा है। तो अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा का मतलब है जब दोनों पास में आके जुड़ेंगे तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा है। दूर रहेंगे तो कम, पास में रहेंगे तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। स्थिर ध्रुवित अणुओं जैसे ठोस में के मध्य अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r3 के तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r6 के समानुपाती होती है। अब देखिए, यहां पर दो शब्द लिखा है, स्थिर ध्रुवित अणु और घूर्णित ध्रुवित अणु। देखिए, अगर जो दोनों चार्ज वाले अणु हैं, ठीक है, जैसे एक धन आवेश ऋण आवेश वाला अणु, दूसरा, ये अगर स्थिर है, ऐसे घूम नहीं रहे हैं, तो फिर उनके बीच में 1/r3 का बल लगेगा। और अगर ये घूम रहे हैं तो उनके बीच की बल ये हो जाएगी। घूर्णन का मतलब है घूम रहे हैं और स्थिर का मतलब है नहीं घूम रहे हैं अणु। तो अणु घूमने लग जाएंगे तो फिर 1/r6 के घात और 1/r3 तब जब वो स्थिर रहेंगे। इसके आधार पे दोनों के बीच में बल कार्य करेगा और दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी और वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो दूरी जितना कम रखोगे अन्योन्य क्रिया उतनी ज्यादा होगी। जहां r ध्रुवित अणुओं के मध्य की दूरी है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ध्रुवित अणु लंदन बलों के द्वारा भी अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, जिनका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवित अणुओं में कल अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है। कुल ये ठीक है, अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है। तो अब लंदन फोर्स भी आपने देखा था कि जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ जो आकर्षण बल होता है वो लंदन क्लाउड होता है, लंदन बल होता है। तो वो भी इस अन्योन्य क्रिया को बढ़ाता है, क्योंकि वहां पर भी आपने आकर्षण बल देखा था, ठीक है। तो अणुओं के बनते समय ना कई प्रकार के बल कार्य करते हैं। कोई प्रतिकर्षण कर रहा है तो कोई आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षण बल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तभी वो अणु का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। अब देखिए, यहां पर हम ये पढ़ेंगे कि एक द्विध्रुव अणु है जिसमें धन और ऋणावेश है। तो उनके बीच में एक द्विध्रुव ने दूसरे अणु में किस प्रकार का द्विध्रुव बल लगाया, ये हम देखें। द्विध्रुव मतलब धन और ऋणावेश एक में है, तो दूसरे में वो किस तरह का बल लगाता है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, दूसरे में द्विध्रुव प्रेरित कर दिया। प्रेरित मतलब उसमें उसको उसमें बनने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार के आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणुओं तथा स्थायी द्विध्रुव नहीं रखने वाले अणुओं के मध्य कार्यरत होते हैं। तो इसमें दो अणु पास में आएंगे, एक में चार्जेस हैं धन ऋण और एक में नहीं है। तो जिसमें है वो नहीं है वाले में भी चार्जेस उत्पन्न कर देगा। कैसे उत्पन्न करेगा? तो मान लो ये चार्जेस वाला है, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश है। अब इसके पास में कोई अणु आया तो ये ऋण आवेश इसके इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में प्रेरित करके दूर कर देगा, तो उधर ऋण और इधर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जिसके पास चार्ज है वो नहीं है, जिसके पास चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर कर देगा प्रतिकर्षित करके, तो उधर चला जाएगा ऋण और इधर आ जाएगा धन। तो ये भी द्विध्रुव हो गया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। स्थायी द्विध्रुव रखने वाला अणु वैद्युत उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉनिक अव्र को विकृत करके द्विध्रुव प्रेरित कर सकता है। तो कैसे विकृत किया? उसमें फोर्स लगा के उसके इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में फेंक दिया, तो उधर ऋण आवेश और इधर के साइड में धन आवेश आ गया। ऐसा विकृत किया उसने इलेक्ट्रॉनिक अव्र, अव्र मतलब बादल, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट दिशा में भेज दिया। इस प्रकार अन्य अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
तो दूसरे अणु में भी धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। इस स्थिति में भी आकर्षण 1/r⁶ बल के समानुपाती होता है। तो यहां पर आप बल को 1/r⁶ आप लिखेंगे, और r तो आप बार बार पढ़े हो कि दो अणुओं के मध्य की दूरी है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युदउदासीन अणु में ध्रुवता पर निर्भर करता है। अब जिस अणु में इसने धन आवेश ऋण आवेश विकसित किया उसमें कितना चार्ज विकसित होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है और जिसने प्रेरित किया उसके पास कितना पावर है। अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो इसमें ज्यादा चार्ज विकसित करेगा, कम पावरफुल है तो कम चार्ज विकसित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके दूर करना है उससे, तो जितना पावरफुल रहेगा उतना दूर करेगा, तो उतना ज्यादा उसमें चार्ज विकसित होगा। एकक 4 में हम यहां पढ़ चुके हैं कि बड़े आकार के अणुओं को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि बड़े आकार के अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़े ज्यादा दूर में होते हैं, तो उनको डिस्टॉर्ट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके नाभिक के साथ जुड़ाव कम रहता है, आकर्षण बल कम रहता है, इसलिए आप उनको आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकते हो, दूसरे तरह से भेज सकते हो। ठीक है। उच्च ध्रुवणीयता आकर्षण बलों की सामर्थ्य में वृद्धि करती है। देखिए मैंने अभी ये चीज बताया कि एक में ज्यादा पावर है दूसरे में कम पावर है, मतलब एक में ज्यादा पावर है तो दूसरे में भी वो ज्यादा पावर उत्पन्न कर देगा, यही बात ये इस लाइन में लिखा है। इस स्थिति में भी प्रकीर्णन बलों तथा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन के संयुक्त प्रभाव का अस्तित्व होता है। अब यहां पर लंदन बल प्रकीर्णन बल है ना, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, क्योंकि एक में पहले से चार्ज है दूसरे में चार्ज उत्पन्न हो गया, अब उनके बीच में भी आकर्षण बल रहेगा, और लंदन फोर्स जो ऐसे मूव कर रहा था वो भी यही है। तो कुल मिला के इतने सारे बल यहां पर काम करेंगे और वो अणु पास में आके जुड़ जाएंगे। ये देखिए कैसे हो रहा है, देखिए ये स्थायी द्विध्रुव है, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश पहले से है, इसमें नहीं है। अब इसका जो ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन, इसके ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक दिया तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इसमें इधर धनावेश आ गया, तो इसने इसको धन आवेश और ऋण आवेश कर दिया। इस तरह से अध्रुवित अणु में प्रेरित द्विध्रुव होता है। ठीक है, उसमें चार्ज नहीं था लेकिन इसके कांटेक्ट में आने से उसमें चार्ज विकसित हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने उसके इलेक्ट्रॉन को दूर कर दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन उधर गया तो उधर ऋण और इधर धनावेश आ गया। अब हाइड्रोजन बंध, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा पिछले चैप्टर में? कि हाइड्रोजन का फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बंध बना है तो उनकी विद्युत ऋणता अधिक है, तो सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन साझा किए गए हैं, मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में साझा हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणता होती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है 4, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की 3। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से साझा में मिले हुए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो उससे उनमें थोड़ी सी ऋण आवेश और हाइड्रोजन में थोड़ी धन आवेश आ जाती है। तो एक अणु का धन आवेश यानी हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋण आवेश यानी फ्लोरीन के साथ थोड़ा जुड़ेगा आकर्षण बल से, यह हाइड्रोजन बंध है। और दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध मैंने बताया था, एक अंतरा आणविक और एक अंतर आणविक, दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध हम देखे थे। हम एकक 4 में यह सीख चुके हैं, जैसा खंड 5.1 में दर्शाया गया है कि यह द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की एक विशेष स्थिति है। यह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हाइड्रोजन आबंध उन अणुओं में मिलता है जिनमें अति ध्रुवी, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्लोरीन। मैंने बताया ना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन के साथ, तब यह हाइड्रोजन बंध बनेगा। यद्यपि हाइड्रोजन आबंध नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन तक ही सीमित होता है, परंतु क्लोरीन जैसे परमाणु में हाइड्रोजन आबंध में भाग लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी 3 है,
जो कि नाइट्रोजन के बराबर है, फिर ये सही ढंग से हाइड्रोजन बंध हर जगह क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि क्लोरीन जो है एक बड़े साइज का परमाणु है और इसके कारण से उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो आकर्षण बल है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन बंध सही ढंग से नाइट्रोजन नहीं बना पाता है, क्लोरीन नहीं बना पाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जैसा मैंने पहले बताया। हाइड्रोजन आबंध की ऊर्जा 10 से 100 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। तो 10 तो कम है, लेकिन जैसे नाइट्रोजन के साथ होता है, लेकिन 100 किलो जूल अगर रहा तो काफी ज्यादा ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जितनी ज्यादा रहेगी वो अणु उतने ज्यादा पास में आएंगे और उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, ऊर्जा निकलेगी और वो पदार्थ ठोस होता चला जाएगा। जैसे HF में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए HF ठोस है, H2O में थोड़ा कम होता है इसलिए द्रव है, और NH3 में थोड़ा और कम हो जाता है इसलिए गैस है। हाइड्रोजन बंध जितना पावरफुल बनेगा अणु उतने पास आएंगे और वो चीज अधिक ठोस या द्रव या गैस बनेगा, ये उस बात पे निर्भर करेगा। ठीक है, यह एक सार्थक मात्रा में ऊर्जा होती है, अतः अधिकतर यौगिकों जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा गुणों के निर्धारण में हाइड्रोजन आबंध एक महत्वपूर्ण बल है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है प्यूरिन पायरिमिडिन, और शुगर होता है पेंटोज शुगर, और फास्फेट, ये तीनों चीजें जुड़ते हैं। लेकिन एक क्षार दूसरे क्षार के सामने पड़ता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे एडेनिन और थाइमिन पढ़ते हैं तो 2, और ग्वानिन और साइटोसिन पढ़ते हैं आमने सामने तो 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड के अणु हैं वो जुड़े रहते हैं। ये आप DNA RNA पढ़ते समय ठीक से समझेंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब भी बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ते हो, जैव अणु, तो वहां पर थोड़ा बहुत पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बंध है इसमें, न्यूक्लिक अम्ल में। वैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के जो एमिनो अम्ल के जो चेन होते हैं वो जब क्वाइलिंग करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, उस समय हाइड्रोजन बंध उनकी क्वाइलिंग को, फोल्डिंग को बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि प्रोटीन अगर एंजाइम्स की तरह या हार्मोन्स की तरह कार्य कर रहे हैं तो उनकी फोल्डिंग और क्वाइलिंग का एक निश्चित ढंग से होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनफोल्ड या अनक्वाइल हो जाएगा तो एंजाइम या हार्मोन काम नहीं करेगा। तो वो फोल्डिंग को बनाए रखने में हाइड्रोजन बंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु तथा दूसरे अणु के धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आकर्षण बल द्वारा हाइड्रोजन आबंध की सामर्थ्यता निर्धारित होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में विद्युत ऋणता में जितनी ज्यादा अंतर रहेगी ये हाइड्रोजन बंध उतनी ज्यादा मजबूत रहेगी। नीचे दिया गया चित्र इसको प्रदर्शित करता है। HF, इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, इसलिए ज्यादा कुछ यहां पर नहीं बता रहा हूं। अंतरा आणविक बल जिनकी व्याख्या अभी की गई है, आकर्षण बल होते हैं जो अणुओं के मध्य होते हैं, अणुओं को एक दूसरे से जोड़ के रखने में मदद करते हैं। अणुओं के मध्य एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी होता है। ठीक है, तो वही चीज हम बात कर रहे हैं कि अणु एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तब तो वो ठोस या द्रव में रूप में रहेंगे, नहीं तो फिर तो गैस हो जाएंगे वो। जब दो अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब दोनों अणुओं के इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य तथा दोनों अणुओं के नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। देखिए, हमने इसको पिछले क्लास में पढ़े। दो परमाणु आ रहे हैं तो इसका नाभिक धन आवेशित है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित कर ही रहे हैं। तो दो प्रतिकर्षण और दो आकर्षण बल काम करते हैं, और ये आकर्षण बल अधिक रहता है तभी दो अणु पास में आएंगे और एक दूसरे से जुड़ करके वहां पर पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठोस या द्रव का। गैस में ये बल बहुत कम होता है। दो पृथक कार्य अणुओं के मध्य की दूरी घटने से प्रतिकर्षण का परिमाण बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे पास में आएंगे उनका प्रतिकर्षण बल ज्यादा कार्य करने लगता है, और इसलिए एक निश्चित दूरी पे आके रुक जाते हैं, उससे ज्यादा अंदर नहीं घुसते, क्योंकि यहीं पर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल बराबर होता है, तो वहीं पर आके रुकते हैं।
यही कारण है कि द्रव एवं ठोस को संपीड़ित करना कठिन होता है। द्रव को संपीड़ित करोगे, मतलब संपीड़ित करना मतलब क्या होता है? दबाना, प्रेशर देना। तो द्रव को जब प्रेशर दोगे तो अणु और पास में आ रहे हैं और पास में आ रहे हैं, एक समय आएगा कि ठोस हो जाएगा, जो द्रव है ठोस में हो गया, क्योंकि ठोस में बहुत पास में आ गया। अब ठोस में जो अणु है बहुत पास में आ चुके हैं, अब ठोस को दबाना चाहोगे तो दबाना मुश्किल है, थोड़ा बहुत दब सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इन स्थितियों में अणु पूर्व में ही एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, अतः ये पुनः संपीड़न का विरोध करते हैं, फलस्वरूप प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया में वृद्धि होती है। तो चूंकि वो बहुत पास में है तो फिर वो और ज्यादा पास में आना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप दबाओगे तो उसका विरोध करते हैं और आप नहीं दबा पाओगे। अब है ऊष्मीय ऊर्जा। एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं की गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। पदार्थ को जितना ज्यादा गर्म करोगे उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा उसके अंदर जाएगी। द्रव्य के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमने शुरू में ही इस बात की चर्चा की कि ठोस में सबसे कम गति है, द्रव में थोड़ी ज्यादा गति है, गैस में थोड़ी और ज्यादा गति है। तो जैसे जैसे इनको ठोस को, द्रव को, गैस को आप ऊष्मा देते हो, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए ठोस पहले द्रव में फिर गैस में बदल जाती है, और गैस को और ज्यादा ऊर्जा दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फट सकता है, वो चेंबर फट जाएगा। कणों के इन गमन को ऊष्मीय गमन कहते हैं। ठीक है। अंतरा आणविक बल बनाम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। देखिए, अब ये ऊष्मा देने से अंतरा आणविक बल में क्या फर्क पड़ता है? तो सीधा मतलब है, जब आप ऊष्मा दोगे अणुओं के बीच में गति बढ़ेगी, वो दूर जाएंगे तो उनके बीच का बल कम होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, सीधा सा मतलब है। क्योंकि ये कणों की ऊर्जा पे निर्भर करेगा कि वो कण कितने ज्यादा जोर से गति कर रहे हैं। अगर गति कर रहे हैं तो एक दूसरे के आकर्षण बल को तोड़ के बाहर निकलेंगे। उसी कारण से ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में सबसे कम आकर्षण बल रहता है गैस में, द्रव में थोड़ा ज्यादा रहता है, ठोस में बहुत ज्यादा रहता है। तो आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आप ऊष्मा दे रहे हो, वो गतिज ऊर्जा बढ़ी तो मूव करना चाहते हैं तो तोड़ के भाग जाएंगे। जैसे मान लो आपने घोड़े को रस्सी से बांध रखा है और उसको बहुत ऊर्जा मिल गई तो रस्सी को तोड़ के भाग जाएगा, तो उन दोनों के बीच में जुड़ाव खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि अंतरा आणविक बल अणुओं को पास पास रखता है, परंतु ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। मैंने अभी बताया आपको, द्रव्य की 3 अवस्थाएं अणुओं के अंतर आणविक बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। तो गैस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था किसमें रहेगा? वो अणुओं की ऊर्जा पे निर्भर कर रहा है। आणविक अन्योन्य क्रिया बहुत दुर्बल होने की अवस्था में जब तक ताप कम करके ऊर्जा कम न की जाए तब तक अणु साथ साथ अनुलग्न स्थिति में नहीं होते, तब तक ठोस नहीं बनाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आप ऑक्सीजन ले लेते हो। ऑक्सीजन सामान्य ताप में क्या है? गैस है। अब आप उस गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदलना चाहते हो, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, तो आपको अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उनको बढ़ाना पड़ेगा और अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है उसको कम करनी पड़ेगी। और गतिज ऊर्जा को कम करने का मतलब है उसमें से ऊर्जा को निकालोगे आप, और निकालने का मतलब है उसको ठंडा करना। जब कोई चीज ठंडा होता है तो मतलब उसके अणुओं की ऊर्जा निकल गई, और गर्म होता है का मतलब अणुओं में ऊर्जा आ गई। तो आप एक चेंबर में आप ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, अब उसको ठंडा करना शुरू करिए, मतलब उसमें से ऊष्मा को निकाल रहे हो। अणुओं से ऊष्मा निकलती गई निकलती गई निकलती गई, बहुत ठंडा किया आपने, -100 डिग्री तक ठंडा कर दिया, इतना ठंडा, तब वो अणु इतने पास में आ जाएंगे कि अब वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। अब उस द्रव को ठोस में बनाना चाहते हो तो और आपको निकालनी पड़ेगी, तब वो ठोस अवस्था बदलेगी। तो वे पदार्थ जो गैसीय अवस्था में है उनमें अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया या बल बहुत कम है। उस बल को बढ़ाना है, दूरी कम करना है, तो आपको उसमें से ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, उसको ठंडा करना पड़ेगा। और कोई ठोस है उसको आप द्रव या गैस में बदलना चाहते हो, जैसे मान लो कि लोहा है। अब लोहा ठोस है, उसके अणुओं के बीच जो अन्योन्य बल है वो बहुत ज्यादा है,
अणु या मेटल आयन वो बहुत पास पास में बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। अब आप उनको दूर करना चाहते हो तो आप उसको उष्मा दोगे तो अणुओं में ऊर्जा आएगी तो दूर जाते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि वो पिघल जाएगा, और एक समय आएगा कि भाप बन के उड़ भी सकता है। हालांकि ऐसा नहीं किया जा सका है अभी तक कि लोहे को इतना गर्म कर दो कि वो पिघले और पिघल के भाप बन के उड़ जाए और लोहा गायब हो जाए, ऐसा नहीं किया जा सका है, इतना गर्म नहीं किया जा सका है, वो हजारों डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोनों चीजों पे निर्भर करता है, जो गैस है उसको ठंडा करना पड़ेगा तो द्रव या ठोस में बदलेगा, और जो ठोस है उसको गर्म करना पड़ेगा तो द्रव या गैस में बदलेगा। गैसों को केवल संपीड़न द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता है, यद्यपि इसमें अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा अंतर अणु बल अधिकतम हो जाता है, तथापि यदि ताप कम करके अणुओं की ऊष्मा ऊर्जा कम की जाती है तब गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। कुछ गैसों को छोड़ के जिनको दबाने से ही वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, ज्यादातर गैसें ऐसा नहीं करती। कुछ गैस, मैंने क्यों कहा, आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ है गैस का, आप क्या बोलते हो उसको, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्यों कहते हो पता है? क्योंकि उसमें जो गैस है मुख्यतः वो गैस प्रोपेन ब्यूटेन होता है। उस गैस को सिलेंडर के अंदर भरना शुरू किया, अधिकतम प्रेशर के साथ जब भरे तो वो अणु पास पास आते गए और सिलेंडर के अंदर वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जब सिलेंडर आधा खाली होता है तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिला के देखना सिलेंडर को, आपको महसूस होगा कि उसके अंदर एक लिक्विड हिल रहा है टाइप का। तो क्यों लिक्विड हुआ? क्योंकि गैस के अणुओं को पास में ला दिया आपने, तो पास में आके वो बल बढ़ गया तो वो द्रव में बदल गया। ऐसा कुछ ही गैस करते हैं, जैसे अमोनिया को भी आप करोगे तो बन जाएगा, लेकिन आप ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को आप सामान्य तापक्रम में द्रव और ठोस में बदलना चाहोगे तो नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें कितना भी पास में लाओगे तो इतना आकर्षण बल नहीं आ पाता कि उनके प्रतिकर्षण बल को, उसकी दूर जाने की प्रवृत्ति को हटा सके और उसकी गतिज ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए आपको गतिज ऊर्जा को भी कम करनी पड़ेगी, मतलब उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। तो ठंडा करते जाएंगे तो फिर वो उसकी गतिज ऊर्जा निकलती जाएगी और वो शांति के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। एक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ऊष्मीय ऊर्जा तथा आणविक अन्योन्य क्रिया की पूर्व प्रभाविता को इस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए, तो देखिए अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया की पूर्व प्रभाविता, तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस बढ़ते जा रहा है, अन्योन्य क्रिया एक दूसरे से बढ़ रहा है, और ऊष्मीय ऊर्जा ठोस, द्रव और गैस में बढ़ रही है। अन्योन्य क्रिया बढ़ रही है गैस, द्रव, ठोस में, और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है ठोस, द्रव, गैस में। एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट है मतलब कि जैसे जैसे आप गैस को द्रव और ठोस में बदलोगे, इनकी अन्योन्य क्रिया बढ़ेगी लेकिन इसकी ऊष्मीय ऊर्जा कम होती चली जाएगी, उल्टा है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा कम करोगे तो वो ठोस में बदलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाओगे तो गैस में बदलेगी। द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के अस्तित्व के कारणों को हम पूर्व में ही समझ चुके हैं। अब हम गैसीय तथा द्रव अवस्था और द्रव्य की इन अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था का अध्ययन हम कक्षा 12वीं में करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ठोस का अध्ययन हम अभी नहीं करेंगे, वो कक्षा 12वीं में करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैसीय अवस्था की। तो पीरियोडिक टेबल में 11 ऐसे तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये नोबल गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये 11 ऐसे तत्व हैं जो सामान्य तापक्रम पर आपको गैस के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था यह द्रव्य की सरलतम अवस्था है। सरलतम अवस्था का मतलब कि इसका कोई शेप साइज आप निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए सरलतम अवस्था है। हम अपने पूर्ण जीवन काल में वायु के महासागर में डूबे रहते हैं जो गैसों का मिश्रण है। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा, जितने समय के लिए आप सांस रोक सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा समय के लिए अगर आपको हवा से दूर कर दिया जाए तो मौत हो जाएगी। हम वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर, जो गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से बंधी रहती है, में जीवन व्यतीत करते हैं। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसकी तीन बड़ी विशेषताएं हैं। एक तो ये यहां से ऊपर जाएंगे तो करीब 15-16 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। इसमें एक तो
आपके बादल रहते हैं, बादल, गर्जना, बारिश, ये सब इसी लेयर में होते हैं, इसलिए हवाई जहाज इसके ऊपर लेयर में उड़ता है। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि इसमें आप जैसे नीचे से ऊपर जाते हो वैसे टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडक बढ़ती है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तापमान, ठंडा हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पे ठंड लगती है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवा का घनत्व तो कम होगा, हवा का घनत्व तो नीचे ज्यादा है, क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण से हवा के अणु बंधे हुए हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी में वायुमंडल है और चंद्रमा में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि वो हवा को बांध के रख सके, इसलिए हवा वहां से उड़ के निकल जाता है। वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से 1/6वां भाग है, मतलब 6वां भाग है वो, 1/6वां भाग, इतना कम है गुरुत्वाकर्षण। मतलब यहां पर अगर 6 है तो वहां पर सिर्फ 1 है, ऐसा है। इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं टिकता। अगर आप किसी सिलेंडर में गैस भर के ले जाके चंद्रमा में छोड़ दोगे तो वो गैस वहां नहीं टिकेगा, वो वायु वहां नहीं टिकेगी, वो वहां से बाहर निकल जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने करीब 150 किलोमीटर ऊपर तक के हवा को थोड़ा बहुत बांध के रखती है। ठीक है, उसके बाद फिर उधर आपको हवा नहीं मिलेगी। वायुमंडल की यह पतली परत जो ट्रोपोस्फियर है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह परत हमारी हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाई ऑक्सीजन है ना, O2, ये डाई ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका लेयर जो है 40 किलोमीटर तक माना जाता है, और इसमें ओजोन लेयर भी है जो 16 से 40 किलोमीटर के बीच में मिलता है, ओजोन लेयर। वैसे ओजोन की सही लेयर 23 से 40 के बीच में है। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है सूर्य की, ये बात तो आप जानते थे। अब हम अपना ध्यान पदार्थ के उस व्यवहार पर केंद्रित करेंगे जो ताप एवं दाब की सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में होता है। तो ये ऐसे 11 तत्व, आवर्त सारणी में केवल 11 तत्व गैसीय अवस्था में मिलेंगे आपको, जैसा मैंने अभी नाम बताया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और जितने आदर्श गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये कौन कौन से समूह में है देख लीजिए। ये पहले समूह में ही है, ये 15 में है, ये 16 में है, ये 17 में है, ये 18 में है। 15, 16, 17, 18 इनमें आपके मिलते हैं। 15 में 1 है, 16 में 1 है, 17 में 2 है, और 18 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6, 2, 8, 2, 10, 11। तो इनकी संख्या आपको याद करनी है कि 11 तत्व हमको मिलते हैं। गैसीय अवस्था को निम्नलिखित भौतिक गुणों द्वारा चारित्रित की जा सकती है। गैसीय अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं? पहला, गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। मतलब संपीड्य का मतलब जिनको दबाया जा सकता है, जिनको प्रेशर दी जा सकती है, उन्हें संपीड्य कहते हैं। संपीड़न की जा सकने वाली, प्रेशराइज की जा सकने वाली। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। अगर किसी चेंबर में, टायर में, ट्यूब में हवा भरी है तो सभी दिशा में बराबर दबाव लगाएगी, इसलिए बराबर फैलेगी, ऐसा नहीं कि एक दिशा में फैल जाएगी। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है, क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं, तो घनत्व कम है इसका। ठोस का सबसे ज्यादा है, द्रव का कम है, गैस का और कम है। गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है, ये पात्र का आयतन और आकृति ग्रहण कर लेती है। तीनों को आप जरा समझ लीजिए। ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। जैसे ये ठोस है, इसकी एक निश्चित आकृति है, आयतन भी निश्चित है। आप इसको कहीं पर भी रखोगे तो इतना ही बड़ा रहेगा, ऐसे ही शेप रहेगा, दोनों चीजें फिक्स है। लेकिन जल है, देखिए मान लो इस गिलास में आपने जल रखा है, जल का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे आपने 250 ml जल रखा है तो वो जल हमेशा 250 ml ही रहेगा, वो बड़े में रखने पे 300 ml, छोटे में होने पे 200 ml ऐसा नहीं होगा। तो 250 ml है तो 250 ml ही रहेगा। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिस पात्र में रहता है उसके आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे गिलास का जो शेप है उसके आकार का बन गया है वो, लेकिन आयतन निश्चित है। ठोस का दोनों निश्चित था, इसका आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। और गैस का दोनों निश्चित नहीं है। अगर उसको आप 1 लीटर के चेंबर में रखेंगे तो फैल के 1 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर में रखेंगे तो दब के आधा लीटर हो जाएगा, लंबे में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, चौड़े में रखेंगे चौड़ा हो जाएगा। तो आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं है। किसका? गैस का।
द्रव की आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। ठोस की आयतन और आकृति दोनों निश्चित है। ठीक है। गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है। ठीक है। अगर दो प्रकार की गैस को मिक्स करोगे तो उसके अणु आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होकर मिक्स हो जाएंगे। जबकि द्रव भी अगर वो द्रव की जो प्रकृति है एक जैसी है तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये जल है और इसमें आप एल्कोहल मिक्स करते हो तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें तेल मिक्स करोगे तो नहीं होगा। जबकि एक तेल में दूसरा तेल मिक्स करोगे तो हो जाएगा। तो द्रव भी आसानी से मिक्स हो जाते हैं बशर्ते उनकी प्रकृति एक जैसी हो। ध्रुवीय है तो ध्रुवी, अध्रुवी है तो अध्रुवी। लेकिन गैस किसी भी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठोस बिल्कुल मिक्स नहीं होते। जैसे ये ठोस है और ये ठोस है, दोनों को मिलाना चाहोगे, ये लो, नहीं मिल रहा। जबकि इस पानी में आप कोई दूसरा द्रव डालोगे, जूस डालोगे, मिक्स हो जाएगा। गैस में कोई भी मिक्स हो जाएगा, प्रकृति हो या ना हो, समान। तो बिना किसी आंतरिक सहायता के गैसों को मिक्स की जा सकती है। उसके लिए आपको कोई अलग से ऐसे चलाने वाला, घोटने वाला चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आराम से मिक्स हो जाएंगे। गैसों की सरलता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है। द्रव में थोड़ा ज्यादा होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल। इनके व्यवहार कुछ सामान्य नियमों द्वारा संचालित होते हैं जिन्हें प्रयोगों द्वारा खोजा गया है। अब इसमें हम बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा गैसों के जो गुणधर्म हैं वो नियंत्रित होते हैं। ठीक है। ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। मापनीय गुण जैसे दाब है, आयतन है, ताप है, द्रव्यमान है, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी चीज से। इन चरों के मध्य संबंध ही गैस की अवस्था की व्याख्या करता है। अब इसको हम चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता, चर का मान बदलता है। इन चरों के मध्य अंतर संबंध गैस नियमों का सूत्रपात करते हैं। अग्रिम खंड में हम गैस के नियमों के बारे में सीख रहे हैं। अब गैस के नियम, तो गैस के नियम में जिनका अध्ययन हम करेंगे, गैस के भौतिक गुणों पर कई शताब्दियों तक किए गए शोध के परिणाम स्वरूप है। बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक, कई 100 सालों तक इन पर रिसर्च हुआ है, तब जाके आपको नियम मिले हैं। गैसों के इन गुणों पर प्रथम विश्वसनीय मापन एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक बॉयल ने सन 1662 में किया था। जैसे आप एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है? उसके माँ बाप में से एक इंडियन है और एक लंदन का है, मतलब ब्रिटेन का है, तो एंग्लो इंडियन हो गया। वो बच्चा एंग्लो इंडियन होगा, जिसके माँ और बाप एक इंडियन और एक अंग्रेज है। तो वैसे एंग्लो आयरिश का मतलब है उसके माँ बाप में से एक अंग्रेज होगा और एक आयरलैंड का होगा, तो वो बच्चा पैदा हुआ। कौन? बॉयल। इन्होंने 1662 में बॉयल का नियम दिया था, जिसका सूत्रपात उन्होंने किया, बॉयल का नियम कहलाता है। बाद में गर्म वायु के गुब्बारे द्वारा वायु में उड़ने के प्रयासों ने अन्य नियमों को खोजने के लिए जैकस चार्ल्स तथा गे लुसाक को प्रेरित किया। आप लोगों ने एक बड़ा सा गुब्बारा ऐसे उड़ता हुआ देखा होगा, जिसमें ऐसे लटके होते हैं, एक ऐसे चेम्बर टाइप का लटका होता है जिसमें इंसान लोग जाते हैं घूमने के लिए ऊपर। तो गैस का गुब्बारा क्या देखते हो कि उसके नीचे एक आग फेंकने वाला मशीन लग रहता है, जो फुर फुर करके आग फेंकते रहता है उस गुब्बारे के अंदर। तो वो जब आग फेंकता है, आग जलता है, तो उसी गर्म वायु जो है उस गुब्बारे के अंदर भरती है, और गर्म वायु जो है वजन में हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। तो गुब्बारे के अंदर गर्म वायु रहेगी तो गुब्बारा ऊपर उठेगा, उस गुब्बारे के साथ आप भी ऊपर उठोगे। अब हवा जिधर चल रही उधर गुब्बारा धीरे धीरे जाएगी, और धीरे धीरे उस आग को कम करते जाओगे, गुब्बारा ठंडा होता जाएगा और वो नीचे आते जाएगा, आप नीचे उतर जाओगे। लेकिन कई बार इसमें लोग ठगा जाते हैं, कई बार वो अपना बाउंड्री पार कर जाते हैं। जैसे मान लो इंडिया में उड़ रहा है, वो उड़ के पाकिस्तान में चला गया, अब वहाँ पर पकड़ डालेंगे उसको, या पाकिस्तान से इंडिया आ गया तो यहाँ पकड़ डालेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो जब वो गुब्बारे को उड़ाने का प्रयास किया जा रहा था तरह तरह से, तब चार्ल्स ने, गे लुसाक ने कुछ नियमों की और व्याख्या की खोज की।
ठीक है। अवोगाड्रो तथा वैज्ञानिकों ने भी, अन्य वैज्ञानिकों ने भी गैसीय अवस्था के बारे में अनेक सूचनाएं दी। ठीक है, तो एवोगाड्रो, इनका जो एवोगाड्रो नंबर आप पढ़ते हो उसी को कह रहा है। ठीक है, आज हम इसमें इतना ही पढ़ते हैं। आज मैंने पहले से नोटिफिकेशन नहीं डाला तो ज़्यादा बच्चे जुड़ भी नहीं पाए, उनको मैसेज भी नहीं मिल पाया होगा, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। थैंक यू। अगले क्लास के लिए मैं आपको नोटिस डाल दूंगा। कल की क्लास हम 7 बजे लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कल की सुबह की क्लास 7 बजे, 7:15 बजे आप अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।